प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जिंक का निष्कर्षण पढ़े थे। आपको बताया गया है कि 4 धातुओं का निष्कर्षण 12th में पढ़ना है। जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। इन चारों में से एक धातु का निष्कर्षण निश्चित रूप से प्रत्येक साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो जिंक का निष्कर्षण हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कॉपर का निष्कर्षण। तो सबसे पहले कॉपर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कॉपर का संकेत हो गया Cu। परमाणु संख्या इसका 29। परमाणु द्रव्यमान 63.5। किस ग्रुप का है? आवर्त सारणी में ग्रुप 11 या ग्रुप फर्स्ट बी। किस पीरियड का है? तो 4th पीरियड का। किस ब्लॉक का है? तो डी ब्लॉक का। ठीक है। इसके मुख्य अयस्क कौन कौन है? परीक्षा में पूछा जाता है कि कॉपर के 2 मुख्य अयस्क लिखें। इस तरह से आता है क्वेश्चन। तो मुख्य अयस्क इसके आपको बताया जा चुका पहले भी। कॉपर पायराइड्स या इसको कैल्कोपायराइड्स भी कहा जाता है। फार्मूला CuFeS2। कॉपर ग्लांस या इसको कैल्कोसाइट्स भी कहा जाता है। फार्मूला Cu2S। क्यूपराइट Cu2O। मैलेकाइट CuCO3 CuOH2। एजुराइट 2CuCO3 CuOH2। ये मुख्य अयस्क है। लेकिन कॉपर का निष्कर्षण जिससे होता है वह कॉपर पायराइड है। और जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, जिनके फार्मूला में ये दोनों हैं, कॉपर पायराइड और कॉपर ग्लांस, इन दोनों का फार्मूला पूछा जाता है। और जो कॉपर का अयस्क जिससे हम लोग कॉपर प्राप्त करते हैं वह है कॉपर पायराइड। तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कॉपर का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क कॉपर पायराइड से कैसे किया जाता है। तो हेडिंग दीजिए कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क कॉपर पायराइड्स से निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। नोट साथ साथ बनाते चलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? आपको बताया जा चुका है कि किसी भी धातु का उसके अयस्क से निष्कर्षण करना है तो सबसे पहला काम करते हैं अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहला काम करेंगे सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अब देखो बाबू, कॉपर पायराइड का फार्मूला क्या होता है? अभी हम लोग देखें कि CuFeS2। और CuFeS2 कैसा अयस्क है? यहाँ एस लगा हुआ है, मतलब सल्फाइड अयस्क है। और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग पढ़े हैं कि फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो यहाँ कॉपर पायराइड अयस्क है और यह सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से करेंगे। तो लिखेंगे
कॉपर पायराइट एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि, जो कि आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सांद्रण कर लिया। अब आपको बताया गया कि सांद्रण के बाद जो सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है उसको धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। उसके लिए दो विधि बताया गया है, निस्तापन और जारण। निस्तापन आपको बताया गया कि कार्बोनेट अयस्क के लिए करते हैं और जारण सल्फाइड अयस्क के लिए, और यहाँ पर अयस्क हमारा सल्फाइड है इसलिए इसका जारण करेंगे। तो अगला स्टेप हो गया जारण। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, जारण आपको बताया गया कि वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है? तो जारण में आपको बताया गया कि सल्फर और आर्सेनिक जैसी जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तो पहला चीज होगा कि सल्फर तथा आर्सेनिक जैसी वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। सल्फर वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। उसी तरह आर्सेनिक भी वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाएगा, ये वाष्पशील होती हैं, ये बाहर निकल जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा दिए, 4 3। तो सल्फर और आर्सेनिक जैसी जो अशुद्धियां हैं ये जारण के दौरान ऑक्साइड में बदल जाती हैं, और ये ऑक्साइड वाष्पशील होते हैं, इसलिए ये उड़ जाते हैं और अयस्क से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह सल्फर और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां जारण के दौरान गायब हो जाती हैं, अयस्क से निकल जाती हैं। दूसरा परिवर्तन इसमें क्या होता है कि कॉपर पायराइट जो अयस्क है, सांद्रित अयस्क, जारण के दौरान वह वायु के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वह क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में बदल जाता है। यानी दूसरा परिवर्तन हो गया कि कॉपर पायराइट अयस्क जो है वह बदल जाता है Cu2s प्लस AFeS प्लस SO2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा दिए, AFeS हो गया, 1 2 3 1 4 और 2 हो गया। ठीक है, कॉपर पायराइट जारण के दौरान वायु के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो गए। अब इसी में क्या होता है कि फेरस सल्फाइड का कुछ भाग बदल जाता है फेरस ऑक्साइड में। यह परिवर्तन होता है किसके दौरान? तो जारण के दौरान। अब अगला स्टेप होता है प्रगलन। प्रगलन में क्या होता है कि अयस्क में जारण के पश्चात
प्राप्त मिश्रण में कोक और सिलिका मिलाकर गर्म करते हैं। सिलिका SiO2 होता है, सिलिका मिलाकर गर्म करने पर निम्नलिखित परिवर्तन होता है। देखिए, हमको कॉपर प्राप्त करना है, तो कॉपर प्राप्त करना है तो यहां से हमको FeS या FeO है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह अशुद्धि। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रगलन कोक और सिलिका मिलाकर गर्म करते हैं। कोक और सिलिका मिलाकर गर्म करने पर क्या होता है, पहला तो FeS जो है यह बदलता है FeO में, यहां कुछ FeO में बदला हुआ है, और जो बचा है FeS वो भी FeO में बदलेगा, प्लस SO2। अब यह जो FeO है यह अशुद्धि है और इसको हटाना है, तो ये जो सिलिका मिलाकर गर्म कर रहे हैं, यह सिलिका इस अशुद्धि के साथ FeO के साथ कंबाइन करके आयरन सिलिकेट स्लैग का निर्माण करता है। यह स्लैग हो गया, यहाँ पर SiO2 फ्लक्स का कार्य करता है और यह गैंग को हटाता है। तो प्रगलन के दौरान जो सिलिका मिलाकर हम लोग गर्म करते हैं, यह सिलिका जो FeS है यहाँ पर या FeO है, FeS जो बचा, FeS का कुछ भाग तो FeO में परिवर्तित हो गया है, और FeS जो बचा हुआ है वो FeO में परिवर्तित हुआ, और FeO जो है वह सिलिका के साथ कंबाइन करके आयरन सिलिकेट स्लैग का निर्माण किया। इस तरह से FeO जो है वह बाहर निकल गया। अब इसके बाद जो Cu2S और FeS का मिश्रण प्राप्त होता है, पिघला हुआ गर्म मिश्रण, उसको कहा जाता है माठ। और उसको क्या करते हैं कि एक भट्ठी होता है बेसमर प्रवर्तक, उसमें लाकर गर्म करते हैं। अगला स्टेप हो गया बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन हिंदी में बेसेमरीकरण। बेसमर प्रवर्तक एक भट्टी होता है, उसी में लाकर गर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम बेसेमराइजेशन हो गया। इसमें क्या होता है कि प्रगलन के पश्चात प्राप्त Cu2S तथा FeS का मिश्रण माठ कहलाता है। जिसे बेसमर कन्वर्टर, एक भट्ठी है, बेसमर कन्वर्टर में गर्म करते हैं। इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होता है। निम्नलिखित परिवर्तन होता है। क्या क्या होता है बेसमर कन्वर्टर में? तो पहला चीज, बेसमर परिवर्तक का जो अंदर वाला सतह है उसमें सिलिका होता है। तो सिलिका होता है तो FeS यदि थोड़ा सा बचा हुआ है, FeS का अभी हम लोग प्रगलन में देखे कि FeS FeO में बदला और FeO सिलिका के साथ कंबाइन करके आयरन सिलिकेट स्लैग बनाया, बाहर निकल गया। लेकिन यदि कुछ FeS बचा हुआ है तो वह यहां पर बदल जाता है FeO में, और यह FeO सिलिका के साथ कंबाइन करके आयरन सिलिकेट स्लैग का निर्माण किया और यह स्लैग फाइनली बदल गया, निकल गया। इसको बैलेंस कर दें। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो हम लोग देखे थे कि जारण के पश्चात Cu2S बना था, यह Cu2S का कुछ भाग Cu2O में परिवर्तित होता है।
Cu2s का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो गया, Cu2O में। अब यह Cu2O जो है यही Cu2s को अवकृत कर देता है कॉपर में। बैलेंस कर लेते हैं। दो सल्फर हो गया, 4 ये हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 4 6। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा SO2 है तो यहाँ 2 हो गया। ध्यान दीजिए, बेसमर प्रवर्तक में बेसमराइजेशन के दौरान FeS जो बचा हुआ है वह FeO में बदला, और FeO बेसमर प्रवर्तक की अंदर की सतह पर जो सिलिका होता है उसके साथ कंबाइन करके आयरन सिलिकेट ये स्लैग बना लिया। ये स्लैग होल होता है, एक छिद्र होता है, उससे बाहर निकल जाता है। अब Cu2s का कुछ भाग Cu2O में बदला, और Cu2O जो है यही बचे हुए Cu2s को क्या करता है, कॉपर में अवकृत कर देता है। इस तरह हमको कॉपर प्राप्त हो गया, और इसकी सतह से कौन सा गैस निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कॉपर जो इस तरह से प्राप्त हो रहा है, इसकी सतह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जिसके कारण कॉपर की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं, और इसलिए ऐसे कॉपर को कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर। यानी प्राप्त कॉपर की सतह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण इसे फफोलेदार कॉपर, इंग्लिश में ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो इस तरह कॉपर प्राप्त हो गया। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉपर जो प्राप्त हुआ उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धिकरण हम लोग कर देते हैं वैद्युत शोधन विधि द्वारा। वैद्युत शोधन, वैद्युत शोधन में क्या करेंगे, वैद्युत शोधन आपको बताया गया है कि जो अशुद्ध कॉपर प्राप्त होता है उसका हम लोग मोटा एनोड बनाते हैं। ब्लिस्टर कॉपर जो प्राप्त हुआ इसका मोटा एनोड बना लिए, और कहीं से शुद्ध कॉपर का पतला कैथोड ले लेंगे। वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगा कॉपर सल्फेट विलयन जो है, यह वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। ठीक है। अब विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, बताया गया कि एनोड गलने लगता है, और एनोड से कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कॉपर आयन में बदलते हैं, और यह कॉपर आयन विलयन में आता है, और विलयन से कहा जाता है कैथोड पर। कैथोड पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल जाता है। इस तरह हमको शुद्ध कॉपर प्राप्त होगा। वैद्युत शोधन का पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है कि अशुद्ध धातु का मोटा एनोड लेते हैं, इस तरह का आपको बताया गया था। यहां मोटा एनोड हो गया, ये एनोड हो गया, यहां पर एनोड अशुद्ध कॉपर का, ये किसका बना हुआ है, तो ब्लिस्टर कॉपर का, और शुद्ध धातु का ये पतला कैथोड ले लिए। कैथोड यहां पर किसका है, तो शुद्ध कॉपर का। यहां कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड गलने लगता है, और एनोड से कॉपर के परमाणु यहाँ विलयन में आएंगे, कॉपर आयन हो गया, और विलयन में आएंगे कॉपर के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कॉपर आयन में बदले, और कॉपर आयन किस में आया, विलयन में आया, और विलयन से कहा जाएगा कैथोड पर,
कैथोड पर गया, कॉपर आयन कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल गया और अशुद्धियां नीचे आके बढ़ जाती हैं, जिसको एनोड मड कहा जाता है। जब एनोड पूरी तरह से गल जाएगा तो विद्युत धारा देना बंद कर देंगे और कैथोड से हम लोग कॉपर प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग देखें कॉपर का निष्कर्षण। अब इसका उपयोग देखें। तो ये कॉपर के उपयोग देखिए। पहला, विद्युत तार बनाने में कॉपर से आप लोग पता है विद्युत तार बनाया जाता है। घरेलू बर्तन के निर्माण में, मिश्र धातुओं के निर्माण में, मिश्र धातु आप लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं का समान मिश्रण। सिक्का बनाने में, क्वाइन बनाने में यूज होता है। वैद्युत मुद्रण इलेक्ट्रोटाइपिंग में यूज होता है। कॉपर के कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु लिखाए गए हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। इसमें कॉपर कितना परसेंट रहता है और भी क्या क्या होते हैं सब लिखाया गया, नोट कर लेंगे इसको। पिछले लेक्चर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर बता दिया गया। फर्स्ट का ये, सेकेंड का ये, थर्ड का ये। चौथा क्वेश्चन इसमें जो था वह था कि जिंक के 2 महत्वपूर्ण अयस्क और उसके नाम, जिंक के 2 अयस्कों के नाम और सूत्र लिखें। तो ये आपको पता है, जिंक ब्लेंड ZnS और कैलामाइन ZnCO3। तो ये हम लोग देखे कॉपर के बारे में। कॉपर से जो मुख्य क्वेश्चन आता है बोर्ड की परीक्षा में, कॉपर के 2 अयस्कों का नाम लिखें तथा कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ये पूरा सब्जेक्टिव, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हम लोग कॉपर के बारे में देखें। अगले वीडियो में अगला लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।